एक परफेक्ट फैमिली जहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक बाप अपनी ही फैमिली को भूल गया और शुरू हुआ काले जादू का खतरनाक खेल। क्या ये सिर्फ एक धोखा था या कुछ और भी ज्यादा डरावना होने वाला है? हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सच्ची कहानी पर बेस्ड इंडोनेशियन हॉरर मूवी की कहानी को, जिसका नाम है सिंही पेलाकोर। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलना। अब बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी 2001 के दिसंबर महीने से शुरू होती है, जहां हम एक हंसती खेलती फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे थे। हस्बैंड का नाम एडी और वाइफ का नाम जूनियाती होता है। जून एक सैलो चलाती थी। जून की बड़ी बेटी का नाम वीता होता है और छोटे बेटे का नाम दुई होता है। एडी एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड और पिता था, जो कि अपनी फैमिली को खुश रखता था। एडी की वाइफ जून सैलो में काम करती थी, इसलिए फैमिली को टाइम देने के लिए एडी काम से जल्दी घर पर लौट आता, ताकि वो थोड़ा टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड कर सके और उसकी वाइफ भी थोड़ा फ्री होकर काम पर ध्यान दे सके। जून के सैलून में हमेशा ही कस्टमर्स ज्यादा रहते थे, इसलिए वो रात को हमेशा घर आने में लेट हो जाती थी। यहाँ पर इसीलिए उसके बच्चे अपनी माँ से हमेशा रूठे हुए रहते थे। वो अपने पापा यानी कि एडी से ज्यादा करीब थे। दिन ब दिन जून ये नोटिस करती है कि बच्चे उससे ज्यादा दूर हो चुके हैं और वो उसे ढंग से बात तक नहीं करते, जिससे एक दिन वो एडी से इस बारे में कहती है कि बच्चे मुझसे रूठने लगे हैं मेरे काम को लेकर। तो क्या वो एक हाउस वाइफ ही बनी रहे, ताकि कम से कम बच्चे तो उसके करीब रह सके। जहाँ एडी उसे समझाता है और कहता है कि वो बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, वो नहीं जानते कि उनकी माँ आखिर उन्हीं के लिए सारी मेहनत कर रही है, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छा भविष्य उनका बन सके। ये सुनकर जून को अच्छा महसूस होता है। खैर, अगले दिन संडे था और जून अपने सैनों में काम करने में बिजी थी, और वहां पर मौजूद सारे ही लोग एडी की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि वो जून को कितना समझता है और उसे कितनी आजादी से जिंदगी जीने देता है। तो वहीं पर दूसरी ओर हम एडी को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों को रेडी कर रहा था। दरअसल उसका बेटा दुई आज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाने वाला था। तो वहीं एडी वीता को भी अपने छोटे भाई के साथ जाने को कहता है। वीता कहती है कि आप ही चले जाओ, मुझे नहीं जाना। मगर एडी समझाता है और कहता है कि तुम दोनों चले जाओ, घर पर मैं रहकर बाकी सारे घर के काम खत्म कर दूंगा, और तुम जब लौट कर आओगे तब खाना बनाकर तुम्हारे लिए रेडी रखूंगा। इसलिए अब वीता अपने भाई के साथ प्रैक्टिस करने में चली जाती है। अब दुई था, जो कि फुटबॉल खेलने में बिजी था। तो वहीं दूसरी ओर वीता के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए वो दुई से कहती है कि वो कहीं पर ना जाए और यहीं पर रहकर फुटबॉल खेले, वो जल्दी ही लौट कर आएगी। इतना कहकर वो अपने घर वापस लौट जाती है। घर आते ही वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं था, इसलिए वो घर को चेक करने लगती है, और जैसे ही वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है, उसके पापा को वो किसी दूसरी औरत के साथ देखती है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी एडी भी उसे देख लेता है कि वीता घर पर आ चुकी है, जिससे डरकर वो अपनी माँ को ये बात ना बताए, ऐसा कहकर उसे धमकी देने लगता है और वीता पर हाथ भी उठाता है। ये देखकर वीता काफी ज्यादा डर जाती है और सहम जाती है। जिसके बाद कहानी फरवरी 2002 की दिखाई जाती है, जहाँ एडी कुछ काम से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाने वाला है, और वीता ने अभी तक अपनी डैडी की ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन वो अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज थी। खैर, वक्त बीतता चला जाता है और इस बीच वीता की एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, जिसमें वो टॉप कर चुकी थी। साथ ही दुई का बर्थडे भी आता है और वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम देख पाते हैं कि दोनों बच्चों का बॉन्ड अपनी माँ से पहले से अच्छा होता जा रहा था। अब वो लोग जब घर वापस लौट कर आते हैं, तो उनका पड़ोसी बुरहान जून से एडी के बारे में पूछने लगता है। तब जून कहती है कि वो शहर से बाहर एक हफ्ते के लिए गए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये सुनकर बुरहान को अजीब लगता है, मगर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। खैर, अगले दिन जून के सैलों में वीता और दुई दोनों ही आते हैं। तो वीता वही औरत को देखती है जिसने उसने अपने पिता के साथ देखा था। वो औरत वीता को देखकर एक एविल सी स्माइल देती हुई वहां से चली जाती है। खैर, रात को वीता को बुरे सपने आने लगते हैं, जिसे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। खैर, अगले दिन वीता और जून बुरहान के घर जाते हैं किसी फंक्शन के चलते, जहां बुरहान एडी के बारे में फिर से पूछा है। तो जून कहती है कि उन्हें आने में शायद एक और हफ्ता लग सकता है। अब हम फंक्शन में आए लोगों को देख पाते हैं, जो कि अंदर और अंदर कुछ बातें कर रहे थे। ये देखकर जून को समझ नहीं आता कि ये सब क्या बातें कर रहे थे।
इसलिए वो बुरहान से इस बारे में पूछती है, जहाँ बुरहान उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड काफी टाइम से घर पर नहीं लौटा, इसलिए सब अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड अलग हो चुके हैं। ये सुनकर जून कहती है कि अरे एक हफ्ते में लोग ऐसी बातें बनाने लग गए हैं, वो तो बस किसी काम से बाहर गए हैं, इतनी ही तो बात है। मगर बुरहान जून से कहता है कि एक हफ्ता नहीं बीता है, तुम्हारा हस्बैंड फरवरी 2002 में गया था और अभी अगस्त 2003 चल रहा है। ये सुनकर जून सोच में पड़ जाती है। उन्हें तो ऐसा नहीं लग रहा था कि एडी उनसे इतना दूर है, पूरी फैमिली एडी को मिस तक नहीं कर रही थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि सिर्फ हफ्ते भर की ही तो बात है, यहाँ पर एक साल बीत चुका था। खैर घर पर वीता अपनी माँ से कहती है कि हमें पापा के ऑफिस जाकर पूछताछ करनी चाहिए कि ऐसा कौन सा काम है जिससे वो शहर से बाहर गए हैं। इसलिए वो दोनों उसके ऑफिस जाने निकलते ही है कि वहाँ घर पर एडी आ जाता है। उसे देखकर सारे ही लोग खुश हो जाते हैं। मगर एडी का बर्ताव अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा अजीब हो चुका था और एडी ऐसा बिहेव कर रहा था कि मानो बस कुछ ही हफ्तों में ही वो लौट कर आया है, लेकिन असल में एक साल बीत चुका था। जून एडी से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर वो ढंग से जवाब ही नहीं देता और घर के साथ ही जमीन और सैलों के कागजात ढूंढने लगता है, जिस पर जून कहती है कि तुम्हें वो क्यों चाहिए। तो एडी कहता है कि मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और उसी लिए मैं ये जमीन बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर जून कह देती है कि वो सारी प्रॉपर्टी मेरी है और मेरे नाम पर है, उसे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। ये सुनकर एडी गुस्से में आकर जून को मारने लगता है। उसका ये बर्ताव देखकर घर के सारे ही लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब अगले दिन बिना कुछ खाए एडी ऑफिस चला जाता है, इसलिए वीता अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है, मगर एडी अपनी बेटी की तरफ देखता तक नहीं है। वो खाने को डस्टबिन में डालकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम बुरहान को देखते हैं, जो कि जून के हालचाल पूछने आया था, जो कि कहता है कि एडी फिर से घर पर नहीं आता, मानो एडी अपने परिवार को भूल सा गया है। साथ ही तुम या बच्चे भी उसे मिस नहीं करते, यानी कि कुछ तो ऐसा तुम्हारी फैमिली पर किया गया है जिससे तुम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। शायद ये काला जादू हो सकता है, तो तुम किसी उस्ताद के पास जाओ। अब उसी शाम को जून और वीता दोनों ही उस्ताद जी के पास जाते हैं, जहां उस्ताद जी उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहीं गया नहीं है, बल्कि वो एक औरत के साथ रह रहा है, जिसने उसे नजरबंद किया है और उस औरत को वो तुम ही समझकर उसके साथ रह रहा है। यानी कि एडी उसके हिसाब से जून के साथ ही रह रहा है। यानी कि एडी को भ्रम हो रहे थे। वो उसे एक रिचुअल के बारे में बताता है जिसका नाम था सबदा पंडिता, जो कि हजारों सालों से इस्तेमाल होता आया है। पहले इसे लीडरशिप खत्म करने के लिए अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो काला जादू करने के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। तो वहीं हम देख पाते हैं कि ये रिचुअल रीनी ने ही किया है और उसने एक शेमन की हेल्प से ये रिचुअल किया था। 3 दिन तक उसने कुछ खाए पिए बगैर उसने एक ही मुद्रा में बैठकर ये रिचुअल को कंप्लीट किया। रिचुअल के दौरान बड़े बड़े सांप उसे घेर लेते हैं, मगर वो डरती नहीं है, वो अपना रिचुअल जारी रखती है। फाइनली 3 दिन के बाद रिचुअल खत्म होता है और शैमन उसे कहती है कि अब जिस मर्द को वो चाहती है वो उसका हो जाएगा। अब घर आकर रीनी एक और रिचुअल करती है, जिसमें उसने एडी की आंखें और दिल को सील कर दिया। यानी कि अब एडी सिर्फ और सिर्फ रीनी को ही अपनी बीवी मानेगा और उसी के साथ रहेगा। साथ ही उसने एडी की फैमिली को उससे अजनबी बना दिया था। जब पहले सारी औरतें एडी की तारीफ करती, तो अंदर ही अंदर रीनी एडी से प्यार करने लगी और उसे पाना चाहती थी। इसलिए उसने काला जादू का सहारा लिया उसे अपना बनाने के लिए। और जब भी एडी रीनी के साथ होता तो उसे जून ही नजर आती और उसे ऐसा लगता ही नहीं कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है। और ये सब महीनों सालों से होता जा रहा था। इन सब से अब जून भी परेशान हो गई थी और उस्ताद जी से पूछती है कि अब क्या किया जाए, इसे किस तरह ठीक किया जाए। जिस पर उस्ताद जी कहते हैं कि अल्लाह ही सब ठीक कर सकता है, इसलिए नमाज पढ़ा करो और दुआ करो। इसलिए अब जून और वीता घर आकर नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। दिन से ही निकलते जाते हैं और हम देख पाते हैं कि जून के सैलों में अब कस्टमर्स बहुत ही कम आते। दिन के बस एक दो लोग ही आते और जून की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। अब सैलों की एम्प्लॉय जून को कहती है कि रोज कोई सैलों के बाहर मिट्टी डालकर चला जाता है, क्योंकि रोज साफ करने पर भी अगले दिन मिट्टी वहीं पर मौजूद होती है
और ये साइन अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा काला जादू है जो कि किसी के बिजनेस को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसलिए अब जून उस मिट्टी को लेकर उस्ताद जी के पास जाती है। तो उस्ताद जी उसे कहते हैं कि तुम्हारे एम्प्लॉय सच कह रही है, क्योंकि ये कब्रिस्तान की मिट्टी है और ये तुम्हारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए कोई काला जादू कर रहा है, मगर ये कोई तुम्हारा अपना ही कर रहा है। यह सुनकर जून सोच में पड़ जाती है। इसलिए जून काफी रात तक सैलों में ही रहती है, ये देखने के लिए कि आखिर मिट्टी कौन डालकर जा रहा है। अब आधी रात हो चुकी थी, तभी वो देखती है कि कोई बाहर आकर सैलों के बाहर मिट्टी डालकर जा रहा था। जून उसका पीछा करती हुई बाहर जाती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो एडी ही था जो कि रिनी के साथ आकर ये कर रहा था। अब अगले दिन जून वीता के साथ एडी की ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि एडी ने ऑफिस में ये कह दिया है कि जून को मरे 1 साल हो गया है और उसने रीना के साथ दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर जून कहती है कि वो तो अभी जिंदा है, तो एडी ऐसा कैसे कर सकता है। वो गुस्से से बाहर जाती है, जहां उसे एडी नजर आता है। वो एडी से कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ ही दिया है तो वो अब अपने बच्चों से मिलने कभी ना आए, साथ ही वो उसकी जिंदगी और सैलों को बर्बाद ना करे। अब एडी उन पर गुस्सा करने लगता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रिनी ने अपना नया सैलून ओपन कर दिया था, जहां काफी सारे कस्टमर्स आने लगे थे। हम देख पाते हैं कि एडी और रीना आज एक और नए सेमन के पास आए थे, एक और रिचुअल करने के लिए, ताकि वो अमीर हो सके। इसलिए शेमन एक काला जादू करती है, जहाँ वो स्पिरिट कहती है कि तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन बदले में मुझे कुछ सेक्रीफाइस चाहिए जो कि तुम्हारे दिल के काफी करीब हो। अब एडी कुछ सोचता है और अगले दिन वो छुप कर जून के बाल, अपने बेटे की टी शर्ट और रीता की हेयर क्लिप लेकर आ जाता है। यानी कि वो अपनी ही फैमिली की बलि देने के लिए रेडी हो गया था। अब धीरे धीरे काला जादू का असर शुरू हो जाता है और जून को घर में आत्मा नजर आने लगती है, जो कि किसी को नजर नहीं आती। वो काफी ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिससे अब अगले दिन वीता अपनी माँ को लेकर उस्ताद जी के पास जाती है। तो उस्ताद जी उसे प्रेयर्स पढ़ने को कहते हैं और उसे वो कहते हैं कि घर के बाहर नमक डालकर रखे और प्रेयर्स पढ़ते रहे, जिससे ऐसी चीजें तुम्हारे घर से दूर रहेगी। अब जून भी ऐसा ही करती है, लेकिन सिलसिला ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। कभी जून को घर के बाहर बहुत सारे आग के गोले नजर आते, तो कभी बहुत सारे कीड़े घर के बाहर उसे दिखाई देते। कभी घर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती और एक दिन तो हद ही हो गई। जून का पेट अपने आप बढ़ने लगा और जब वो वॉशरूम जाती है तो उसके पेट से काफी सारे कीड़े निकलते हैं। यानी कि जो काला जादू था ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इस फैमिली को खत्म करके ही रहेगा। लेकिन जून प्रेयर्स करना बंद नहीं करती, जिसे अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में थी। वहीं उस्ताद जी घर की क्लिनजिंग करने आते हैं तो उन्हें वुडू डॉल मिलती है और काला जादू का सामान भी मिलता है, जिसे वो जला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एडी को माफ कर देना चाहिए और अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अब हम देख पाते हैं कि जून को सैनों में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, जिसके चलते उसे बंद करने की नौबत आ जाती है। इसलिए वो अपने गहने बेचकर गुजारा करती है। तभी उसे रिनी दिखाई देती है, जो कि बकरा खरीद रही थी। उसे देखकर जून उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें तो एडी चाहिए था ना, वो तुम्हें मिल चुका है, तो मेरी और मेरी फैमिली को बख्श दो। लेकिन रीना कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब रात को जब विता घर जा रही थी, तभी उसे एक आत्मा नजर आती है, जो कि उसे हॉन्ट करती है और बाद में उसे पजेस्ट कर लेती है, जिसे उस्ताद जी घर पे आकर प्रेयर्स करने लगते हैं। लेकिन विता की हालत खराब होते जा रही थी। विता अचानक से पजेस्ट हो जाती है और आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। वहाँ एक घोस्ट उसे अपने पास बुलाने लगती है और वीता उसके पास जाने लगती है। वो इसलिए कि अगर वीता घोस्ट के पास चली जाती है तो असली दुनिया में वीता खत्म हो जाएगी। तो वहीं रियल वर्ल्ड में विता की पजेस्ड हुई बॉडी हॉन्ट करने लगती है, लेकिन सारे लोग प्रेयर्स करना जारी रखते हैं। वो उस्ताद जी पर भी हमला करने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर एडी और रेने को हम देखते हैं, वो दोनों ही रिचुअल करते हैं और आत्मा से कहते हैं कि तुम्हें जून, विता और दुई तीनों की जान लेनी होगी। तो वहीं दूसरी ओर विता को हम देखते हैं, जिसे आत्मा ने पकड़ लिया था और रियल वर्ल्ड में विता की सांसें रुक जाती है, यानी कि वो खत्म हो चुकी थी।
लेकिन अभी भी वीता की सोल को अपनी माँ की आवाज कांस्टेंट सुनाई दे रही थी, जिससे वीता जाग जाती है और उसकी सोल आत्मा से आजाद हो जाती है और शैतानी आत्मा का कंट्रोल वीता से हट जाता है। इसलिए अब रियल वर्ल्ड में भी वीता की सांसें चलने लगती है और उसे होश आ जाता है। उसे जिंदा देखकर बाकी सब चैन की सांस लेते हैं। अब वीता एकदम ठीक हो गई थी। जहाँ पर उस्ताद जी कहते हैं कि वीता आज जिंदा है क्योंकि अल्लाह चाहता था कि वो जिंदा रहे, इसलिए अल्लाह पर यकीन कभी मत छोड़ना। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। तो वहीं हम देखते हैं कि एडी और रेनी की लाइफ नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आत्मा के साथ सौदा किया था, लेकिन आत्मा को वो सेक्रीफाइस नहीं मिला। वो नाकामयाब हुई, इसलिए अब वो उन लोगों के पीछे आई थी। वो रीनी को खुद से ही स्टेप करके मारती है और एडी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। जिसके बाद कहानी जाती है 5 साल के बाद, जहाँ वीता अब स्कूल में टीचर बन चुकी थी और जून का सैनो भी फिर से अच्छा चलने लगा था। दुई भी फुटबॉल प्लेयर बन चुका था। यानी कि इतना सब होने के बावजूद भी वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे, सब भुला चुके थे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसे ही एक दिन वीता को अपने पापा की याद आती है और वो रीनी का एड्रेस ढूंढती है और वहां पर जाने लगती है। घर जाते ही उसे अपने पिता यानी कि एडी दिखाई देता है, जो कि अब पैरालाइज्ड हो चुका था। उनकी हालत गरीबों से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो चुकी थी और वो रीनी से कहती है कि वो उसके पिता का ख्याल रखे और फिर वहां से चली जाती है। दरअसल उसने अपने पिता को माफ कर दिया था। और फिर हमें कहानी की रियल विता दिखाई जाती है, जिसके साथ ये सच्ची घटना घटी थी। वो बताती है कि एक दिन उसे रिनी का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि एडी तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, इसलिए तुम यहाँ पर आओ। जब वीता वहां पर जाती है तो एडी अपने किए पर उसे माफी मांगता है। दरअसल वीता ने अपने पिता से कह दिया था कि आपने जो हमारे साथ किया है उसकी माफी आपको मांगनी पड़ेगी, वरना आप चैन से मर नहीं पाओगे। और यही कर्ज की वजह से एडी आज वीता से माफी मांगता है और वीता उसे माफ कर देती है, जिसके बाद फरवरी 2025 में वो खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। तो कैसी लगी आपकी मूवी की कहानी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।